गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक 2026 के प्रथम पाली के क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, लिखा हुआ बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यकों का योगफल याद करना। तो शून्य को पहले बहुपद दिया क्या है 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब इसका क्या बोला हमको शून्यकों का योगफल, मतलब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना। तो इसका सबसे पहले हम ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं। तो बहुपद द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस सी। यहाँ से हम निकालेंगे a का वैल्यू। तो x² गुणांक यहाँ क्या है a, यहाँ पे x² गुणांक क्या है 6। तो a बराबर कितना होगा 6। b बराबर यहाँ b किसका गुणांक है x का, यहाँ x का गुणांक क्या है 7। तो यहाँ क्या होगा b का वैल्यू कितना -7। c इक्वल क्या होगा -3। आपको निकालना शून्यकों का योगफल। एक शून्य को हम मान लेते हैं क्या अल्फ़ा, दूसरा को मानते हैं हम लोग बीटा। फॉर्मूला होता है शून्य को अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है -b/a माइनस बी माइनस फार्मूला से b का वैल्यू कितना है -7, ब्रैकेट -7 दे दिए, बाय a का वैल्यू कितना 6 जैसे का तैसे, माइनस कितना होगा +7/6 और यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लिखा हुआ बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल। इससे पहले क्वेश्चन क्या था शून्यकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। अब पूछा शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। आसान क्वेश्चन है। अब फिर वही लिखेंगे, पहले सॉल्व लिखते हैं। बहुपद इसका क्या दिया हुआ 2x² प्लस 3x अब प्लस 1। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस सी। यहाँ से हम क्या करेंगे ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए इक्वल कितना होगा यहाँ पे 2, सामने सामने कंपेयर करना। बी का वैल्यू कितना होगा सी, और सी का बी का वैल्यू कितना होगा 3 और सी का वैल्यू कितना होगा 1। आपको निकालना शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होता है c/a। सी कितना यहाँ पे 1, ए का वैल्यू कितना 2 और यही 1/2 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, शून्यकों -3 तथा 2 वाला बहुपद। इससे पहले क्या पूछा था सेम क्वेश्चन है, आपको वहाँ पे बहुपद दिया गया था, शून्यकों का योगफल पूछा, फिर शून्यकों का गुणनफल। अब क्वेश्चन का पैटर्न क्या, आपको शून्यक दिया, अब बहुपद पूछ लिया गया। तब से आसान है, सबसे पहले दिया शून्यक, तो हम मान लेते शून्यक क्या होता है पहला वैल्यू हम निकालते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे क्या दिया x बराबर -3 दिया, दूसरा x बराबर क्या गया 2, मतलब x का ही वैल्यू दोनों है, इसका शून्यक है। तो हम पहले वैल्यू को अल्फ़ा मान लेते हैं और दूसरे वैल्यू को हम मान लेंगे बीटा। तो क्या हो जाएगा शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस तो पहले मान लेते हैं, माना शून्य क्या पहले शून्य को क्या मानते हैं अल्फ़ा इक्वल -3 और यहाँ पे बीटा इक्वल क्या होगा 2। तो शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है -b/a। इधर निकाल लेंगे हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अब यहाँ पे अल्फ़ा की जगह क्या लिखेंगे -3 प्लस बीटा ये क्या देंगे 2 इक्वल -b/a। अब 3 में 2 घटाई, 3 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा तो -1 बचेगा। इसके नीचे कुछ रहता है 1 दिखा देते हैं -b/1। यहाँ से माइनस क्या कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ होगा 1/1 बराबर b/a। इधर सॉल्व कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा की जगह क्या देंगे हम, अल्फ़ा की जगह कितना देंगे यहाँ पे -3, यहाँ पे लिखे अल्फ़ा जगह -3, तो -3 गुना बीटा की जगह कितना 2 इक्वल c/1। माइनस प्लस माइनस 2 3 दूनी 6, पूछने तो यहाँ क्या दे सकते हैं नीचे 1 दे सकते हैं इक्वल टू c/a। अब यहाँ से क्या करें हम कंपेयर करेंगे, यहाँ a का वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ भी a का वैल्यू कितना 1 है, b का वैल्यू भी 1 है, c का वैल्यू -6। तो हम बोल सकते हैं इसलिए a बराबर 1, b बराबर कितना होगा 1 होगा और c इक्वल कितना होगा -6। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद क्या होता है ax² प्लस bx अब प्लस c। a की जगह रखिए आप, a की जगह कितना होगा 1x², b की जगह भी 1 प्लस सी की जगह क्या होगा -6 लिख दीजिए। तो a गुना x² कितना होगा x², 1 गुना x प्लस माइनस -6, यही इसका बहुपद होगा x² प्लस x -6, x² प्लस x -6 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग।
हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा रैखिक समीकरण युग्म x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 के आलेख्य निरूपण क्या होगा। मतलब आपसे पूछा गया है x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसका दो समीकरण दिया हुआ है, दोनों समीकरण का ग्राफ क्या होगा, आलेख खींचिए तो वो क्या कंडीशन हो सकता है। कंडीशन प्रतिच्छेदी होगा, समपाती होगा, समांतर रेखाएं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पहले इसका कंडीशन हम लोग समझ लेते हैं। कंडीशन क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल होता है B1/B2। आपसे पूछा है इसका हल कितना होगा, सॉल्यूशन, तो लिखेंगे अद्वितीय हल, केवल एक हल होता है, केवल एक हल। इसे ग्राफ पूछा जाएगा तो क्या होगा, तो इसका होगा प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी इसका मतलब क्या होता है, ग्राफ एक दूसरे को काटेगा, क्रॉस करेगा इस टाइप से। अगला क्या कंडीशन होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यहाँ क्या होगा, इसका होगा अनेक हल, अनेक हल, मैनी सॉल्यूशन। इसका ग्राफ पूछा जाएगा तो क्या होगा, समपाती होगा। समपाती मतलब एक ही लाइन पे दूसरा लाइन भी ओवरलैप करेगा। तीसरा कंडीशन होता है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। आपसे पूछा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। आपसे पूछा इसका ग्राफ क्या होगा, तो इसका ग्राफ खींचा जाएगा तो ये होगा समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। अब इसको हम आपको कुछ दो समीकरण दिया, इस समीकरण सहायता से हम चेक करेंगे कि इस समीकरण का क्या, इस समीकरण दोनों समीकरण का आलेख ग्राफ क्या होगा। आसान है तो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। पहला समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण इसमें है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे समीकरण 2, इसके मान लेंगे समीकरण 1। इसका रैखिक समीकरण व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई अब प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो लिख देंगे ax प्लस बी वाई अब प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें वही होगा ax प्लस बी वाई अब प्लस सी इक्वल टू 0। पहला समीकरण है सब में a1 b1 c1, दूसरे समीकरण में a2 b2 c2 हो जाएगा। पहले समीकरण से हम a1 b1 c1 निकालेंगे और दूसरे समीकरण से हम a2 b2 c2 निकालेंगे। आसान है इसलिए बोल सकते हैं यहाँ से। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, बी का वाई का गुणांक क्या है, b1 है, यहाँ y का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है, 1 होगा, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि माइनस लगा हुआ। c1 क्या है, यहाँ c इस पे है दिया हुआ, नहीं दिया तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, c1 का 0 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे a2 का वैल्यू क्या होगा 3, b2 का वैल्यू क्या होगा 4 और c2 का वैल्यू कितना होगा -20। इसलिए बोल सकते हैं a1 बराबर कितना आपके पास 1, b1 बराबर कितना होगा -1 और c1 बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं a2 बराबर कितना होगा 3, b2 बराबर आपके पास कितना होगा 4 और c2 बराबर होगा -20। अब हम चेक कर लेंगे कंडीशन को, a1/a2, a1 कितना है, a1 कितना है आपके पास 1, a2 यहाँ से लिखेंगे कितना है 3, 1/3। चेक कर लेते हैं, अब आगे चेक करेंगे b1/b2, तो b1 कितना है -1, b2 कितना है 4। आपको बताना है क्या ये दोनों बराबर दिख रहा, नहीं दिख रहा। जब नहीं दिख रहा इसलिए बोल सकते हैं हम a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2। जब ऐसा कंडीशन रहेगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इसका ग्राफ पूछेगा तो प्रतिच्छेदी होगा, मतलब एक दूसरे को काटेगा कहीं पे। आपसे पूछेगा इसका हल कितना होगा, तो केवल एक हल या अद्वितीय हल बोल सकते हैं। तो इसका क्या होगा, आपसे ग्राफ पूछा गया तो होगा प्रतिच्छेदी, मतलब इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, एक्स वाई वाला को एक्स वाई या वाई एक्स को करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर भी सेम ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर भी, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो इनके हल हो गए। हम यहाँ कंडीशन लिखे a1/a2 बराबर b1/b2 हो तो इसका केवल एक हल बोलेंगे या अद्वितीय हल होगा। इसका ग्राफ पूछेगा तो प्रतिच्छेदी। तो आपसे कंडीशन क्या पूछा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हल कितना होगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ आपको दिया गया है इस टाइप का कंडीशन। इस टाइप का कंडीशन क्या है, ऑप्शन नंबर
इस टाइप का कंडीशन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका क्या होगा, अनेक हल। अनेक हल मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, अनंत बहुतरे हल, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी वही कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, उसी कॉन्सेप्ट पे लिखा है रैखिक समीकरण योग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के आलेखीय निरूपण यदि समांतर हो। समांतर कब होता है, देखिए यहाँ समांतर कब होगा, जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा, यदि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 14 तथा 4 है तो उसका गुणनफल क्या होगा। आसान है, यहाँ क्रमशः का मतलब क्या हो गया, पहले क्या बोला, संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग पहले क्या है 14 हो जाएगा, फिर संख्याओं का अंतर मतलब घटा 4 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। हमको संख्या पता है, नहीं पता है, तो हम संख्या क्या करेंगे, मान लेंगे, है ना। तो संख्या मान लेते हैं, इसको ऑरल भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो संख्या हमको पता नहीं, तो मान लेते हैं, पहली संख्या मान लेते हैं x माना, पहली संख्या बराबर x एवं दूसरी संख्या बराबर y मान लेते हैं। अब प्रश्न से जो बोला गया, बोला दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई इक्वल क्या हो जाएगा 14, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। फिर बोला गया एवं दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई, अंतर मतलब घटा होता है 4, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। आपको ऑब्जेक्टिव बना बोला क्योंकि उनका गुणनफल निकालना, मतलब दो संख्या हमको पता होना चाहिए, फिर उसका मल्टीप्लाई निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से, इसका मतलब कुंची, हम जब समीकरण दोनों जोड़ेंगे तो वाई वाई क्या होगा, कैंसिल होगा। हम घटा भी सकते हैं, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह में परिवर्तन होता है। तो हमको यहाँ पे जोड़ना आसान लग रहा है। पहले समीकरण 1 बोले तो समीकरण 1 को लिखना है x प्लस वाई बराबर 14, सेकेंड क्या है x माइनस वाई बराबर 4। जोड़ रहे समीकरण को तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, देखिए y प्लस में माइनस में कट के क्या हो गया 0, x कितना x हो गया 2x बराबर 14, 4 कितना होगा 18। अब हम लोग इधर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा x इक्वल टू 2 गुना उधर क्या होगा भाग, 18 बटे कितना होगा 2, 2 9 18, तो x इक्वल टू होगा 9। अब इस x के वैल्यू को हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, आपका मन जहाँ करें। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x ये क्या रखेंगे हम लोग 9 प्लस y जैसे का तैसे इक्वल टू 14। क्या कि हम x ये क्या रख दिए 9 रख दिए, प्लस y जैसे का तैसे इक्वल 14। y 9 प्लस मुझे क्या होगा माइनस, तो y इक्वल क्या होगा 14 माइनस 9, तो y इक्वल होगा आपका 14 हम लोग घटाएंगे कितना बचेगा 5। आपसे बोला दोनों संख्याओं का गुणनफल बोला था, गुणनफल मतलब x इंटू वाई, दोनों संख्या गुना कर देंगे। तो x कितना आपके पास, x है 9, y कितना है 5, तो हो जाएगा 9 5 45, और यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा के प्रतिकूल नाव की अपेक्षित चाल क्या होगा। यहाँ पे देखिए, एक होता प्रतिकूल, एक होता अनुकूल। अनुकूल मतलब क्या होता है, धारा की दिशा, धारा की दिशा। प्रतिकूल मतलब क्या होता है, धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत मतलब जब पानी जिस ओर बढ़ेगा धारा, हम नाव उधर ही लेके जाएंगे तो मेरा स्पीड क्या होगा ज़्यादा, चाल क्या होगा स्पीड ज़्यादा होगा। और मान लो हम नाव इधर से जा रहे हैं, अब पानी उधर से धारा आ रहा है, तो नाव का स्पीड क्या होगा कम हो जाएगा। तो जब हम प्रतिकूल चलेंगे तो धारा और नाव की चाल क्या होगा माइनस हो जाएगा। जब अनुकूल चलेंगे तो दोनों का स्पीड बढ़ जाएगा, तो क्या होगा प्लस होगा। अब यहाँ से अब क्वेश्चन क्या बोला, आसान क्वेश्चन है, लिखा हुआ शांत जल में नाव की चाल, है ना।
तो यहाँ पे दोनों में शांत ही है, तो नाव की चाल कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितना है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे बोला गया प्रतिकूल चाल क्या होगा, माइनस कर देंगे। प्रतिकूल कितना हो जाएगा 8 - 3, तो कितना होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 3 किलोमीटर प्रति घंटा, घटा देंगे कितना होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोलता अनुकूल बोलता तो 8 3 कितना हो जाता है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन ए होता है। लेकिन आपसे बोला प्रतिकूल मतलब धारा के हम नाव इधर से लेके जा रहे हैं और धारा उधर से आ रहा है, तो क्या होगा मेरा स्पीड क्या होगा, कम होगा। उसी स्थिति हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो होगा 5 किलोमीटर के प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा 4x में ax² + bx + c = 0 एक द्विघात समीकरण कहलाता है। मतलब ये द्विघात समीकरण कहलाएगा कब, जो कंडीशन दिया जहाँ a b एक वास्तविक संख्या है, बोला a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, c 0 के बराबर होना चाहिए, a 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसमें कौन चाहिए, अगर मान लीजिए a का वैल्यू 0 के बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इसको 0 कर देगा, और 0 कर देगा तो ये द्विघात बहुपद होगा, नहीं होगा। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही आपको बोला गया कि a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए यहाँ पे हम 0 रखते हैं इसमें, तो ये कट के क्या आ जाएगा 0, और जब 0 होगा तो ये द्विघात बहुपद होगा, द्विघात समीकरण हो सकता नहीं हो सकता, इसलिए यही स्टेटमेंट क्या है इसका सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा द्विघात समीकरण 5x² - 6x - 2 = 0 का विवेचक निकालना। विवेचक मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना, आपको d का वैल्यू निकालना। लिखा हुआ 5x² - 6x - 2 = 0। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, क्योंकि हम d का फॉर्मूला क्या जानते हैं, b² - 4ac होता है। तो इसका क्या होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे, तो a का वैल्यू कितना होगा 5, b का वैल्यू कितना होगा सामने देखना है, b का वैल्यू कितना -6, और c का वैल्यू कितना होगा -2। हमको d निकालना, तो d इक्वल होता है b² - 4ac। b मतलब 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर माइनस 4 जैसे का तैसे, एक जगह कितना होगा 5, c की जगह कितना होगा -2। तो स्क्वायर करेंगे 6 6 36, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब ध्यान देखिए ई माइनस क्या होगा प्लस होगा, 4 5 6 20, 20 दूनी 40 को जोड़िए, 40 30 70 6 76, ऑप्शन नंबर 76, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा निम्नलिखित में किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप मतलब पूछिए, समरूप प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए, उसका एंगल सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख कोण बराबर होना चाहिए, तो वो त्रिभुज किसी टाइप का हो क्या होगा समरूप कहलाएगा। आपसे कंडीशन पूछिए कौन सा त्रिभुज, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इनमें कोई नहीं। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 2 भुजा बराबर होती है, 1 भुजा बराबर, 2 भुजा बराबर होती है, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज क्या होती है, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो तथा तीनों कोण भी आपस में बराबर हो, इस टाइप का है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री बनेगा 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, और सब भुजा आपस में क्या होगा बराबर होगा, ABC। तो ये समबाहु त्रिभुज क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है समरूप हो सकता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा आपस में क्या होगा, जितना भी भुजा होगा सब बराबर होगा, सब कोण बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। ये लिखा 2 बहुभुज तभी समरूप कहलाते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या हो बराबर हो। अब अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समान भुजाओं वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं, उनकी संगत भुजाओं के संबंध क्या होता है, मतलब भुजा क्या हो समान हो, तो उसका कंडीशन क्या होता है, किस टाइप का त्रिभुज रहेगा जो वो क्या होगा समरूप होगा। तो हम दूसरा कंडीशन लिखें यहाँ पर से, इसी में अगर 2 बहुभुज तभी समरूप कहलाते हैं जब उनके संगत कोण बराबर, तो संगत भुजा बराबर होता है, तो उसमें भुजाओं का अनुपात क्या होता है
समानुपाती होता है, मतलब एक समान में उसका जो रेशियो आएगा, जितना भी त्रिभुज है उसका जब रेशियो निकालेंगे तो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, मतलब समानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ लिखा हुआ, आप वहाँ से नोट्स कर सकते। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात निकालना, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। आसान है, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर क्षेत्रफल का अनुपात। क्या करेंगे, बस जो भी संगत भुजा दिया कितना है, 4:9, इसका क्या करना, हमको रूट कर लेना। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, और 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3, तो दोनों अनुपात 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, 14, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो त्रिभुज डी एफ के, तो पूछा गया आपसे ए बी बटे डी इक्वल टू 3/5, तो एफ डी बटे सी ए क्या होगा। तो त्रिभुज समरूप सॉल्व कर लेते, पहले समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज मान लेते, त्रिभुज का नाम दिया गया ए बी सी, दूसरा त्रिभुज क्या है, डी ई एफ, समरूप है, ये समरूप है। तो बोला गया है, इसमें दिया गया है ए बी बटे डी ई, मतलब ए बी आपको दिया गया 3 और डी ई दिया गया आपके पास 5। तो आपसे पूछा गया एफ डी बटे सी ए। जब कोई भी त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता, बराबर होता है। जैसे समझते हैं हम लोग कि अनुपात संगत भुजाओं का मतलब संगत भुजा ई, ये भुजा इसके संगत है, ये भुजा इसके संगत होगा, ये भुजा इसके संगत होगा, मतलब ए बी बटे डी ई बराबर होगा बी सी बटे ई एफ बराबर होगा सी ए बटे डी एफ, या एफ डी बोल सकते हैं, सी ए बटे एफ डी। ए बी बटे डी ई, बी सी बटे ई एफ, एफ डी बटे ए सी बटे या सी ए बटे एफ डी। इधर से उल्टा चला, ऐसे से जा रहे हैं हम। इसका रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो आपको इसमें रेशियो दिया गया ए बी बटे डी ई का रेशियो दिया हुआ, ए बी बटे डी कितना है, तो ये सब भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, सबका रेशियो आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो इसका भी रेशियो दिया गया आपके पास 3/5 बराबर होगा बी सी बटे ई एफ बराबर सी ए बटे एफ डी, मतलब इसका ही वैल्यू वही होगा, इसका ही वैल्यू वही होगा। तो आपसे पूछा क्या, एफ डी बटे सी ए, मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि सी ए बटे एफ डी इक्वल 3/5 होगा। लेकिन आपसे उल्टा पूछा एफ डी बटे सी ए, तो हम लिख सकते हैं इसको एफ डी बटे सी ए, उल्टा कर दीजिए 5/3, मतलब 5 दूसरे शब्द बोल सकते हैं 5:3, 5:3 मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के तथा उनकी परिमिति मतलब परिमाप पैरीमीटर क्रमशः 32 सेंटीमीटर पहले का दिया, बाद वाले का दिया 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर आपको दिया गया, तो पी क्यू बराबर कितना वैल्यू होगा आपको बताना। मतलब आपके पास दो त्रिभुज आपके पास दिया है, त्रिभुज कुछ भी मान लीजिए आप, कुछ नहीं, यहाँ पे नाम दिया गया है ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। ये त्रिभुज क्या है, सिमिलर समरूप है। आपसे पूछा गया जिसमें कि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है, ये 10 सेंटीमीटर है। फिर बोला गया पहले त्रिभुज जो है उसका ए बी सी का परिमाप कितना है, इसका परिमाप आपको दिया गया है, परिमिति या परिमाप 32 सेंटीमीटर, इसका परिमाप आपको दिया गया है 24 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है कि पी क्यू ये भुजा क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, मतलब इसका संगत भुजा सब क्या होगा, संगत मतलब ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, सी ए बटे पी आर पी, ये सब इसका रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा।
तो इसकी संगत भुजा, इसके संगत भुजा ये वाला होगा। आपसे पूछा भाई पी क्यू, तो हम बोल सकते हैं ए बी बटे पी क्यू होगा। अब इसका परिमाप आपको दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना है आपके पास 32 सेंटीमीटर, पी क्यू आर का कितना है 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना आपके पास 10 सेंटीमीटर। अब पी क्यू आपसे पूछा गया, देख काटते हैं कौन सा पाड़ा से कट जाएगी दोनों, तो 8 का पाड़ा पढ़ते हैं, 8 तिया 24, 8 चौके 32। आप कोई भी पाड़ा पढ़ सकते हैं, अपने पास जगह ना हम इधर ले लेते हैं यहाँ पर से। तो हम यहाँ बचा आपके पास कितना, तो बचा आपके पास 4/3 = 10/ पी क्यू। आप ऊपर पर कटा सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, पी क्यू गुना 2 पी क्यू, एक गुना हो जाए 3 5 15। तो आपसे पी क्यू का वैल्यू पूछा था 15 और 2 गुना में इधर क्या होगा भाग, तो 15/2 जो कि ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक, वीडियो बहुत बड़ा होगा, तब तक के लिए यहीं तक। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।